तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना, और उसकी आंखों में जो एक बार चमक थी, वो इस जो हंसी थी, वो चमक थी, वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चमक, बेहतरीन मुस्कान थी। फिर मैंने बोला कि यह हिंदुस्तान को जानता है क्या? तो वो बोला हाँ, हिंदुस्तान को भी जानते हैं और आपके मोदी को भी जानते हैं। बोले बड़ा गर्व। वो लोग हमारे लिए को बहुत थैंकफुल बोलते थे और बहुत हमको देखकर बहुत खुश होते थे कि आप लोगों ने हिंदुस्तान से आप लोग आए और हमारी जान बचा रहे हैं, तो वो लोग हमको बहुत खुश होते थे हमें देख। उसके बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि हम वहाँ काम करेंगे, उनके परिवार के लोगों को बाहर निकालेंगे। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। अपना ये दिन है आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, लहरा बहुत बहुत शुक्रिया गौरव और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और देखिए, हम कनॉट प्लेस से अक्सर अपना कार्यक्रम करते हैं, शो करते हैं, और आज भी हम कनॉट प्लेस में ही हैं, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला हुआ नजर आएगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप जब देखेंगे हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, इनके ड्रेस आपको एक जैसे नजर आएंगे और इनको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये हमारे वीर जवान जो हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले, हमारे तिरंगे को बुलंदी तक पहुंचाने वाले ये एनडीआरएफ के जवान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। जोरदार ताली बजाइए, इस कार्यक्रम को हम शुरू करें और भारत माता की जय के नारे के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, टर्की, अभी आपको याद ही होगा और आप देख भी रहे हैं कि टर्की में जो भूकंप आया उसके बाद वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ था, लुटा हुआ था, लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे, और वहां हिंदुस्तान पहुंचता है और हिंदुस्तान के ये तमाम हमारे वीर जवान पहुंचते हैं, हमारे धरती पुत्र पहुंचते हैं, और वहां जाकर शुरू होता है रेस्क्यू का ऑपरेशन। और यकीन मानिए, जिस तापमान में ये लोग वहां पर काम कर रहे थे, उस तापमान में आप बैठकर खाना भी नहीं खा सकते हैं, आप मतलब सड़क पर भी निकले ये भी आपको मंजूर नहीं होगा। लेकिन हमारे ये जवान जो हैं वहां पहुंचकर वो कारनामा करके आए हैं, जिसके उस जगह पर जहां पर रेस्क्यू की जरूरत होती है वहां आप लोग पहुंचते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने कैसे अपना काम शुरू किया? जी हाँ, हमने अपना जो ऑपरेशन है वो गाजियान्टेप प्रोविंस के नूरदागी शहर से शुरू किया, जो कि अर्थक्वेक के एपी सेंटर से मात्र 6 मील की दूरी पे था। लगभग सभी बिल्डिंग्स जो है ध्वस्त हो चुकी थी और उस जगह पर एनडीआरएफ इंडिया पहली रेस्क्यू टीम थी अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ पहुंची थी। तो जब इनिशियली गए तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं था और सब जगह त्राही और कैओस था। हमने जाते ही जो है अपना ऑपरेशन शुरू किया और अपने ऑपरेशन शुरू होने के पहले घंटे के अंदर जब हमने उपलब्धि प्राप्त की, जब हमने एक शब्द बरामद किया और जिस प्रकार हमारे रेस्क्यूअर्स ने, जो कि ट्रेंड हैं जो डिसीज विक्टिम्स को हैंडल करने के लिए, जब इन्होंने अपना ये जो स्किल लोगों ने देखा इनका, तब लोगों को एहसास हुआ कि हमारे बीच एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय टीम है, हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। और उसके बाद हमें वर्क साइट्स अलॉट होनी शुरू हुई
और धीरे धीरे जो है हमारा ऑपरेशन आगे बढ़ता गया। 10 दिन का एक कठिन ऑपरेशन था। 10 दिन, मैंने तो सुना है कि 18 घंटे तक आप काम करते, हर दिन आपने 18 घंटे काम किए हैं। और ऐसी सिचुएशन में जहां काम करना तो छोड़िए, रहना भी बहुत मुश्किल होता है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि यहां का जो वेदर है वो अलग है। और देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो महिला ब्रिगेड है ना, वो भी वहां पर सबसे आगे, यानी कि फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर हमारी महिलाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। शिवानी अग्रवाल जी, जब आप लोग पहुंची तो आपने देखा कि सब कुछ वहां पर टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है। कैसी तस्वीर थी, क्या आप लोग कर रहे थे वहां पर, कैसे लोगों को बचा रहे थे? वहाँ पे एकदम सिचुएशन अलग थी। सब लोग, जो कि आपने बताया है कि हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे तो बिल्डिंग कोलैप्स थी, और आप जहाँ पर भी खड़े हैं, जहाँ पे भी निगाह करेंगे तो किसी न किसी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर वहाँ पे दबा हुआ होता था। हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था उसमें जाके देखना कि कौन सा विक्टिम कहाँ पे दबा हुआ है, किसकी फैमिली का है। हर कोई इतना रो रहा था, इतना जिस तरीके से हेल्प मांग रहा था। सबसे पहले तो हमारे लिए यही चुनौती थी कि किस बिल्डिंग में जाके हम अपना काम शुरू करें, और जिस भी बिल्डिंग में जाते थे तो हमारी प्रायोरिटी पहले लाइव विक्टिम की होती थी। तो जब भी हमें पता चलता था कि यहाँ पे लाइव होने की संभावना है, तो जैसे ही हम काम शुरू करते थे तो जो उस बिल्डिंग में रहने वाले और भी लोग सराउंडिंग से घेर लेते थे कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। क्यों कि उसके बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि हम वहाँ काम करेंगे, उनके परिवार के लोगों को बाहर निकालेंगे। क्या बात है, बहुत जोरदार ताली एक बार बजाइए। और देखिए यहाँ पर ये जवान तो हमारे साथ खड़े ही हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ दिल्ली के लोग भी और दिल्ली से बाहर से आए हुए भी जो दिल्ली में रह रहे होंगे वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे इन वीरों ने जाकर टर्की में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। कई कहानियां ऐसी होती हैं दीपक जी जो आपकी आंखों में आंसू भर देती है। कई कहानियां ऐसी होती हैं जो वहां से तस्वीरों के जरिए या अखबार के जरिए या टीवी के जरिए तो नहीं पहुंच पाती हैं। आप लोग सिर्फ उसके गवाह होते हैं। देखिए, कई कहानियां शुरुआत कहाँ से होती है इसमें बहुत मायने रखती है। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो शुरुआत की जब मैं बात करूं तो सब जीरो टेम्परेचर्स था, और 12:30 बजे जब वहाँ पे टीम पहुंचती है और लगभग सब जीरो टेम्परेचर में काम करते हुए अपने टेंट को पिच करना, कैंप बनाना और उसके 3 घंटे बाद ऑपरेशन में निकल जाना, ये अपने आप में एक मौसम की चुनौती को परास्त करने के बराबर था। इसके बाद जब एक मार्मिक घटना वहां पे घटित हुई, मेरे साथ भी हुई, मैं वो जरूर बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि एक परिवार के 4 सदस्य, जो हमारे लिए तो हम लाइव ही मानते हैं, एक बिल्डिंग में ट्रैप थे। 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसका ग्राउंड फ्लोर पैनकेक पैटर्न में कोलैप्स होकर पूरा बैठ चुका था। तो हम उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे और सर्च से हमको पता भी चल चुका था कि लाइव विक्टिम नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल परिवार की मौत हो चुकी थी जो लोग वहां पर दबे हुए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक शिवानी के साथ वहां पे उनका जो वार्तालाप हुआ था उसमें कहा ऊपर अल्लाह है और उसके बाद नीचे आप हमारे लिए हैं। तो इस भावना को रखते हुए हमने काम को वहां शुरू किया, और जब वो डेड बॉडीज वहां से निकाली तो उस फैमिली का एक सदस्य अहमद, वो वहां पर मौजूद था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गले मिला। इस बीच उसको ये पता चला कि मैं अपने किसी पर्सनल रीजन से शाकाहारी हूं आज की डेट में। अच्छा, आप शाकाहारी हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं भी अभी यूक्रेन बहुत लंबे वक्त तक रहकर आया हूं और आसपास के मुल्कों में भी गया, पोलैंड गया, हंगरी गया। तो वहां ऐसे देश में तो वेजिटेरियन होकर रहना बड़ा मुश्किल है, और ऐसी परिस्थिति में जब आप एक ऐसे मुश्किल हालात में गए हैं जहां पर खाना तो छोड़िए, रहना भी बड़ा मुश्किल होता, कैसे सरवाइव कर रहे थे? पहले इस क्वेश्चन का ही मैं जवाब देता हूं, स्टोरी को फिर जारी रखेंगे। 72 घंटे तक हम लोग पूरी तरह से सेल्फ कंटेंट थे, चाहे वो पानी की बात करें, चाहे वो बना हुआ खाना हमारे पास था, उसी पे हम सरवाइव भी कर रहे थे। और 72 घंटे के बाद हमारी अपनी जो एनडीआरएफ की परंपरा है उसके मुताबिक हमने 24 घंटे में ही अपना किचन सेटअप कर लिया था और खाना बनना वहां पे शुरू हो चुका था। लेकिन जब वर्क साइट पे आप काम करते हैं, 18 घंटे से 72 घंटे तक हम लोग वर्क साइट पे कंटिन्यूअस काम कर रहे थे, तो वहां पे कई बार खाना पहुंचने में मुश्किल होती है। तो अहमद, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसे पता चला कि मैं शाकाहारी हूँ और पूर्णतः शाकाहारी हूँ, कि अंडे तक का भी सेवन नहीं कर रहा हूँ। तो वो रोते रोते वहां से गया, अपनी मुट्ठी में एक सेब दबा के लाया और मेरे को उसने पकड़ा दिया और गले लग गया और उसके आंसू बहने लगे। तो एक अनकही दोस्ती की एक अनूठी शुरुआत थी। और उसके बाद, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी दोस्ती रखा गया था। और देखिए, ये एक ऐसी दोस्ती जिसका अंदाजा शायद टर्की को भी पहले नहीं होगा, क्योंकि
कश्मीर वाले मुद्दे पर जब भी जिक्र हुआ है तो टर्की पाकिस्तान के साथ नजर आता था, लेकिन इस बार टर्की को पता चला है कि अगर पूरी दुनिया में तमाम जो मुल्क हैं, जरूरत पड़ने पर कोई आपके साथ खड़ा हो सकता है, दोस्ती निभा सकता है, दिखा सकता है कि सबसे पहले वो पहुंच सकता है, तो वो कौन है? हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के जवान हैं। अभिषेक जी, अभिषेक राय जी हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, वैसे आप हिंदुस्तान में कहां के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और एनडीआरएफ में हैं कब से? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो बहुत सारे ऐसे आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है वो किया होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए होंगे। ये ऑपरेशन, जब इंटरनेशनल ऑपरेशन पर आप लोग जाते हैं और टर्की जैसे हालात होते हैं जहां हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, तो ये ऑपरेशन कितना मुश्किल होता है और कैसे आप लोग इसको अंजाम देते हैं? देखिए, हमारी जो टीमें हैं वो अपने आप में परिपूर्ण होती हैं। इनमें हर प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल के एलिमेंट्स हों, कैनाइन स्क्वाड आप देख ही रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स अलग प्रकार से होते हैं। हम अपनी गाड़ियां कैरी कर रहे थे वहाँ। C-17 में ही लेकर गए थे ग्लोब मास्टर? बिल्कुल, हम अपनी गाड़ियां C-17 में लेकर गए थे, तो हम अपने आप में परिपूर्ण टीमें थे। हमें किसी से किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं थी और वहां जाते ही हम लोग काम पर लग गए थे। मैं एक प्रकार से ये आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले इस प्रकार से विभत्स जो घटना थी हमने कभी देखा नहीं था, क्योंकि हमने इसके पहले जो देखा था 1-2 बिल्डिंगें गिरी होती थी, लेकिन वहां पूरा शहर ही तबाह हो रखा था। पूरे का पूरा शहर तबाह, समंदर के किनारे बसा हुआ शहर तबाह दिखाई दे रहा है। कैसा मंजर था? मतलब मुझे तो लगता है कि आप लोग जो काम करने वहां गए होंगे उनकी आंखों से भी सबसे पहले आंसू छलक गए होंगे। बिल्कुल जी, आपने एकदम सही कहा। वहां पहुंचते ही हमें लगा, मतलब एक तरह से एक शॉक लगा बेसिकली, और वहां बहुत ही केओस था। लोग यहाँ वहां जा रहे थे, कुछ शहर छोड़कर जा रहे थे, और जैसे ही हम रात को 12 बजे पहुंचे तो फिर हमें कॉल आ गया रेस्क्यू करने के लिए। इमीडिएटली हम लोग पहुंचे और कंटिन्यूअसली 18-20 घंटे के बाद फिर हमने एक्सट्रिकेशन स्टार्ट किया। आपको मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। मेरे साथ जो मेरा इंटरप्रेटर था, तो उसने बड़ी जल्दी मेरा नाम कैच कर लिया। वो मुझे अभी अभी बुलाने लगा, तो मुझे दरअसल क्या है कि लैंग्वेज की दिक्कत होती है, आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते, वो अंग्रेजी भी नहीं समझ पाते जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने फिर खुद वर्क साइट पे हमारे काम चल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि आपको पता है आपके नाम का टर्किश में क्या मतलब है? तो मैं बोला नहीं। तो उसने बोला आबे आबे मतलब बड़े भाई। बड़े भाई, और बड़े भाई आए हैं मदद करने के लिए। तो कितना सुंदर है और कितना मुश्किल भी है कि बड़े भाई आए हैं बहुत दूर से। कितनी दूर से गए थे आप लोग? कितने हजार किलोमीटर दूर से गए थे, और बड़ा भाई जब पहुंच गया तो ये आश्वासन आप दे सकते थे उनको कि भाई अब हम आ गए हैं, अब तुम चिंता मत करो, जो बच सकता है वो हम बचा लेंगे, और ये हम जानते हैं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उसने एक मुझसे प्रश्न भी किया कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा जी बिल्कुल पूछिए। तो उसने बोला आप लोग आए क्यों हैं यहाँ? तो मैंने उसे कहा कि देखिए, हम हिंदुस्तानी वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जिसका मतलब है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, और उस परिवार के किसी एक सदस्य को अगर कोई खतरा होता है, कोई परेशानी होती है, तो दूसरे सदस्य की जिम्मेवारी है कि उसकी रक्षा करें, उसे बचाएं, और इसी को सार्थक करने के लिए हम आए हुए हैं। तो जे बात मोमेंट है ये धरती पुत्र के लिए। मैं देखिए, जब भी कोई अच्छी बात होती है हमारे कार्यक्रम में तो मैं उसे जे बात कहता हूं, यानी कि ये बात होती है। और जो आपने अभिषेक कही कि वासुदेव कुटुंबकम वाली जो हमारी पॉलिसी है, जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम अमल करते हैं, दरअसल पूरा विश्व जो है एक परिवार है और उसको एक साथ लेकर चलना है, एक साथ आगे बढ़ना है। यही हम पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए सोच रखते हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिंटू भोरिया जी कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा हिसार से रहने वाला। हरियाणा के रहने वाले हैं। और कब से हैं एनडीआरएफ में? 2 साल से एनडीआरएफ में हूँ। 2 साल से। इस बार का क्या तजुर्बा था वहां जब आप लोग पहुंचे? तो कैसे आप लोगों ने लोगों को बचाया? कहां कहां, किन किन इलाकों में पहुंचे? 9 तारीख को ऑपरेशन जो बच्ची को हुआ था, बचाया था, जिसमें उस ऑपरेशन में, और जो 10 तारीख को जो एक छोटे से बच्चे के ऑपरेशन की जो कहानी बहुत वायरल हुई, जो बहुत छोटा बच्चा, उन दोनों ऑपरेशन में मैं शामिल था वहां पर। और 9 तारीख को जैसे ही हम रबल एरिया जहां पर बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी वहां पर हम गए। हमने अपने डॉग की मदद से, इक्विपमेंट की मदद से और ट्रेंड रेस्क्यूअर्स की मदद से हमने सबसे पहले डॉग में जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा। तो जरा जूली को दिखा दीजिए। ये लेफ्ट साइड में जूली है या राइट साइड में जूली है? लेफ्ट साइड में जूली है, जिसके नाक पर आप देखेंगे कि भूरा नजर आएगा, भूरे कलर का जो जिसकी नाक है वो जूली है ना? और दूसरी तरफ जो है
रोमियो है। रोमियो है, ब्लैक नोज है। हाँ, तो सबसे पहले हमने जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा, तो उसने जो लाइव विक्टिम मिलने के बाद में जो वो इंडिकेशन देती है बार्किंग और डिगिंग का, तो उसने वो बार्किंग डिगिंग का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में उस विक्टिम को कंफर्म करने के लिए हमने दूसरे डॉग रोमियो को छोड़ा और उसने उस इंडिकेशन को कंफर्म किया कि इसके अंदर में लाइव विक्टिम होने का पूरा चांस है। उसके बाद में हमने अपने ट्रेंड जो रेस्क्यूअर्स थे उनकी मदद से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए जो तकनीक हमें प्रशिक्षण के दौरान में सिखाई जाती है और उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिससे कि कोई दूसरा कोई लाइव विक्टिम है अंदर में उसको कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से हमने उस रबल्स को पूरे को काटा, सरिये को काटा। उसके बाद में वहां पर 4 लोग थे मिले थे। जैसे हमने रबल्स को हटाया तो उसमें उन चारों में ये पहचान करना कि किस में जान बाकी है, ये भी एक बड़ी बात थी। तो हमने उन चारों को इतने गौर से देखा, टॉर्च हमारे पास में थे और जो इक्विपमेंट थे उनके द्वारा हमने देखा तो एक जो छोटी बच्ची 6 साल की बेरेन थी उसकी आंखों की पुतलियों में थोड़ी सी हरकत हुई, तो हमने उसको वहां पे नोटिस कर लिया कि इसमें कुछ न कुछ जान बाकी है। तो जैसे हमने उसकी माँ का हाथ उसकी माँ की गोदी में, एक्चुअली वो लेटी हुई थी दोनों के बीच में, माँ और पापा के बीच में, जैसे उसकी माँ का हाथ हमने उससे हिलाने की कोशिश की तो उस बच्ची ने आंखें खोलनी शुरू कर दी। जरा सोचिए कि वो कैसा वक्त रहा होगा कि एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची थी, 6 साल की बच्ची अपने माँ और पापा के बीच में लेटी हुई है, अपने घर में लेटी हुई है और अंदाजा भी नहीं होगा किसी को कि ऐसी भयानक परिस्थिति से गुजरना होगा और अचानक भूकंप आता है, सब कुछ तबाह हो जाता है और जब बच्ची की आंख खुलती है तो सामने नजर आते हैं बिंटू भूरिया जी और हमारी टीम हिंदुस्तानी नजर आते हैं जी। और उसकी आंखों में जो एक बार चमक थी, वो इस जो हंसी थी वो चमक थी, वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चमक, बेहतरीन मुस्कान थी जिसने हमारे लिए ऊर्जा का काम किया, एनर्जी का काम किया और हमने दुगना उत्साह और जोश के साथ में उस बच्ची को वहां से एक्सट्रिकेट किया। जोरदार ताली एक बार बजाइए कि हमने इतना शानदार काम किया। और जैसा कि भाई ने कहा, हमारे जवान ने कहा कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और हम साथ लेकर चलते हैं, जरूरत पड़ने पर हम हर जगह खड़े होते हैं और इसीलिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को पूरी दुनिया में लोग जानते भी हैं। क्या नीरज भाई? जी बिल्कुल। तो इस बार जब आप लोग वहां पर थे तो लोग सैल्यूट कर रहे थे, लोग क्या कह रहे थे वहां पर? जिन लोगों को मदद आप लोग पहुंचा रहे थे उनसे थोड़ी बहुत बात तो होती होगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी लेकिन समझ में तो आता होगा। जी, ऐसा एक घटना मेरे साथ हुआ था जिसमें मैं एक वर्क साइट पे 13 को काम कर रहा था, 13 फरवरी को। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग थी 6 माले की, उसमें सीरियंस पीपुल्स रहते थे। तो वहाँ पे मदद नहीं पहुँच पाया था तो वो लोग हमें बुला के लाए थे, तो हम उनकी मदद कर रहे थे। तो जब हम साइट पे काम कर रहे थे तो जब काम चल रहा था उसी बीच एक परिवार आया और बोला, हमें बोला हिंदुस्तान से हो, लेकिन मैं उससे भाषा समझ नहीं पा रहा था। इंटरप्रेटर से पूछा, मैंने क्या बोल रहा है? ये बोला कि ये पूछ रहा है कि आप हिंदुस्तान से हैं। बोला हाँ। फिर मैंने बोला कि यह हिंदुस्तान को जानता है क्या? तो वो बोला हाँ, हिंदुस्तान को भी जानते हैं और आपके मोदी को भी जानते हैं। बोले बड़ा गर्व। क्या बात है भाई साहब, हिंदुस्तान को भी जानते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग जानते हैं, घर घर में जानते हैं और जब हमारे देवदूत पहुंचते हैं तो वो बताते भी हैं कि हमको पता है कि आपको किसने भेजा होगा। तो फिर मैंने उनके साइड पे काम किया और लास्ट में वो बार बार जब हम निकल रहे थे तो बोल रहे थे हिंदुस्तान थैंक यू, हिंदुस्तान थैंक यू। लगभग कंटिन्यू वो 8 से 10 बार ऐसे मतलब नारा लगा रहे थे हिंदुस्तान थैंक यू का। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बहुत गर्व हुआ और हमें आप पर गर्व है। क्या गौरव? और इसीलिए मैं कहता हूँ गौरव 2 लाइन सुना दीजिए कि हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तानियों पर हमें तो गर्व है ही, लेकिन आज देखिए टर्की को भी गर्व है। टर्की कह रहा है कि हिंदुस्तानी है तो हम हैं। अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, क्या भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अपने वतन के लिए तो दिल और जान देते ही हैं, जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए भी हम खड़े रहते हैं। और आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है इंडियन आर्मी का और एनडीआरएफ का, और वही एनडीआरएफ के तमाम जवान जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन 2 हमारे ऐसे जवान और हैं जो आप लोगों के साथ गए थे, है ना, और वहां जाकर इन लोगों ने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि ये धड़कनों को जान जाते हैं, ये सांसों को पहचानते हैं और ये पता कर लेते हैं, ये बता देते हैं, दिखा देते हैं कि
इस मलबे के नीचे कोई इंसान दबा हुआ है और वो जिंदा है, और तभी शुरू होती है उस इंसान की तलाश और हमारी टीम काम करने लगती है। लेकिन आप लोग क्या नाम है आपका? कुंदन जी, जब आप लोग जूली और दूसरे का नाम क्या है? रोमियो और जूली, ये तो किताबी नाम है ना? लेकिन पहुंचते हैं आप लोग तो किस तरीके से ये आपके साथ काम करते हैं और कैसे ये जिंदगी का पता लगाते हैं? हम लोग वहाँ पे 7 तारीख को पहुंचे हुए थे, तो वहाँ पे यहाँ का मौसम कम सर वहाँ तो काफ़ी ठंडा था, थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अगले दिन से थोड़ा सेट होने लगा था। 9 तारीख को जब हम लोग डॉग लेकर गए थे, जगह जगह पे विभिन्न जगहों पे सर्च करा रहे थे, तो अपने टीम कमांडर के आदेशानुसार हमने एक जगह पे सर्च कराने के लिए भेजा गया। वहाँ पे थोड़ी परेशानी थी, डॉग को चढ़ने का जगह नहीं था। फिर मैंने सबसे पहले जगह बना करके जूली को छोड़ा। जूली ने जूली है, ये देखिए, ये जूली है, ये रोमियो है ना? जी। जूली को लाइव विक्टिम सेंट मिलते ही ने डिगिंग बार्गिंग करके मुझे इंडिकेशन दिया। इसके कंफर्मेशन करने के लिए मैंने दूसरे डॉग रोमियो को छोड़ा। रोमियो ने सेंट लेकर के कंफर्म किया कि यहाँ के लाइव विक्टिम है। इसकी सूचना हमने अपने ऊपर कमांडर को दिया। कुछ देरों के बाद हमारी रेस्क्यू टीम ने वहां से एक जिंदा बच्ची को सुरक्षित निकाली। जिंदा बच्ची को सुरक्षित निकाला। अभय कुमार जी, जो ये हमारी टीम का हिस्सा होते हैं, ये डॉग स्क्वाड जो होता है, इनकी भूमिका कहाँ शुरू होती है और कैसे खत्म होती है? और दूसरे देशों में भी ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में काम करते हैं? ये इस ऑपरेशन में इन लोगों का बहुत बड़ा भूमिका रहा। ये सर्च एंड रेस्क्यू का डॉग है। कोई भी अगर जीवित व्यक्ति कोई भी मलबे में दबा हो तो उनको सूंघ कर ये इंडिकेट, मुझे भी सूंघ रहा है, इंडिकेट करके बताते हैं कि यहाँ पे विक्टिम होने की संभावना है। हम कहीं भी जाते हैं तो जोड़ी जोड़ी में डॉग जाते हैं। बिल्कुल ये डॉग फ्री स्टाइल में रहते हैं और एक डॉग से कन्फर्मेशन लेते हैं, दूसरे डॉग से कंफर्म कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मतलब ऑपरेशन के बहुत बड़े मुख्य पार्ट हो गए। ये बहुत वहाँ पे हाईलाइटेड हो गए। कहीं भी जाते थे जूली रोमियो हर कोई इसका इंतजार करता था कि जूली रोमियो कहाँ है। कहीं भी जाते थे तो एक सन्नाटा सा लग जाता था कि ये कहीं हमें जिंदा विक्टिम, लाइव विक्टिम देने का इंडिकेट करेगा। नाम भी इतना शानदार है जूली रोमियो कि लोगों को नाम भी तुरंत याद आ जाता होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर भी, टर्की में भी लोग इनकी खोज में रहते थे कि जूली और रोमियो अगर हमारे इलाके में आ जाए तो पता चल जाएगा कि मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनमें कितने जिंदा हैं, कहां रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना है, कहां इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। एक खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये जान भी आप लीजिए। हालांकि आपने देखा ही होगा टेलीविजन पर कि जब ये टीम पहुंचती है यहां पर हिंदुस्तान, तो प्रधानमंत्री इनसे मुलाकात करते हैं और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो भी आप लोगों से मैं समझूंगा, जानूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये जो टर्की की कहानी है, हमारे जवानों की जुबानी, वो समझ लेते हैं। अमित जी भाई, क्या आपने वहां ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान को बताना चाहिए या पूरी दुनिया को बताना चाहिए? जी सर, मैंने एक्सपीरियंस किया। वहाँ के लोग हमारे इंडिया को इंडिया न बोल के हिंदुस्तान बोलते हैं। इंडिया नहीं बोल के हिंदुस्तान बोलते, हिंदुस्तान बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, वो हिंदू और हिंदी वाली लड़ाई चलती है, जबकि वो टर्की जो इस्लामिक कंट्री है वो हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है सर, वो हिंदुस्तान बोलते हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ सर, वहाँ के एक ऑपरेशन साइट में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ का जो सिविल लोग था, वो मैंने जैकेट पहनी हुई थी। मेरी जैकेट पे हमारे इंडियन फ्लैग का लोगो लगा हुआ था। तो वो बोला कि मेरे को ये लोगो जैकेट चाहिए। मैंने उससे बोला कि ये मेरी यूनिफॉर्म है। तो बोला आई लाइक योर इंडियन फ्लैग। तो मैंने उसको, एक मेरे पास था ऑपरेशन दोस्त इंडियन फ्लैग लगा हुआ, तो मैंने उसकी जर्सी पर वो चस्पा कर दिया। तो उसने उसको चूमा और अपने आंखों पे लगाया और वो बहुत खुश हुआ और हिंदुस्तान, आई लव हिंदुस्तान के नारे लगाता हुआ निकल गया। जब बात की हिंदुस्तान से बाहर भी लोग अपने सीने पर, अपने दिल पर हमारे तिरंगे को चस्पा कर लेते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर, कि कोई बाहर किसी और देश, किसी और मुल्क का व्यक्ति कहे कि मेरे सीने पर तिरंगा लगा दो। डेफिनेटली हमारी टीम ने जो काम किया, जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे और जब हम वापस आ रहे थे, दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, हमारी टीम की मेहनत और हमारे डॉग स्क्वाड ने इंडिकेट करके जो 2 लाइव जिंदगियां बचाई है, उसी की वजह से ये हो पाया कि जब हम पहुंचे थे तो हमारी इमेज कुछ और थी और जब हम वापस आ रहे थे वो हमें अपने परिवार का हिस्सा समझ चुके थे। जय बात, तो ताली बजा दीजिए कि परिवार का हिस्सा हो गए। पहले कश्मीर पर क्या बयान देते थे, और रविंदर जी अब देखिए सब कुछ बदल गया है।
पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आज तारीफ हो रही है और टर्की वाले तो जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि बोला कि मेरे सीने पर चस्पा कर दो तिरंगा। मैं एक घटना बताऊंगा जिसमें कि एक टर्किश आर्मी का जवान था। उसके परिवार के 3 सदस्य थे। जो 3 सदस्य एक मलबे में दबे थे। 6 स्टोरी बिल्डिंग थी। यूसुफ उसका नाम था। तो उसके इस्तांबुल में पोस्टिंग था। तो वो आया था, उसके परिवार के साथ बड़ा दुख दर्द था। तो वो चाहता था कि उसके परिवार के जो माता पिता और उसके भाई उसमें मलबे में दबे उनको सही से निकाले जाएं। और वो बड़ा रो रहा था। मैंने उसको बोला कि तुम विश्वास रखो मेरे पे, जैसे तुम एक फौज के बंदे, मैं भी एक फौज का आदमी हूँ, तुम मेरे पे विश्वास रखो, हम तुम्हारे माँ बाप को वैसे निकालेंगे जैसे हम अपने माँ बाप को निकाल रहे हैं। और विश्वास करो, तुम इसको मत देखो, क्योंकि देखने से तुम्हारे जीवन भर में तुमको ये भुला नहीं पाओगे, इस मंजर को भुला नहीं पाओगे। मेरे पे भरोसा रखो, समय लगेगा। और 3 फ्लोर के नीचे उनकी बॉडी दबी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप निकालिए। तो मैंने जब उसके 5 घंटे के लगभग वो चला, ऑपरेशन चला, उसके बाद उसके माँ बाप को जब निकाला तो वो उसके निकलने के बाद, उनको देखने के बाद मेरे गले से जो रोक के रोया। और वो एक बड़ा मंजर होता है कि आप किसी के परिवार को उसको उसके जैसे वो चाह रहा था उस तरह से सुपुर्द कर दे। तो उसी के साथ वो है। तो कोई गले लगकर रो रहा है तो कोई माथा चूम रहा है हिंदुस्तानियों का, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों ने टर्की में जाकर जो किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर तो है ही। लेकिन मैं ये सोचता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वहां पर आप लोग कैसे रह रहे थे जब इतने मुश्किल हालात थे, जब वहां पर परिस्थितियां विपरीत थी, तो आप लोग कैसे रह रहे थे? वहां पर ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर है, और आप लोग यहां से भले ही सारी व्यवस्था लेकर गए हों, लेकिन सरवाइव करना इतना आसान था क्या वहां? चूंकि हम इस देश की नेशनल डिजास्टर टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमारे सारे रेस्क्यूअर्स इसी दिन के लिए ट्रेन किए जाते हैं। जब हर जगह इसी दिन के लिए ट्रेन किए जाते हैं और जब मौका आता है ना तो खड़े हो जाते हैं वीर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। जब हर जगह नॉर्मल है तो कोई भी जाकर रह लेगा और काम करके आ जाएगा। फिर हमें ट्रेंड में और अनट्रेंड में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो वी वर फुली ट्रेंड टू टैकल सच सिचुएशंस। और वहाँ पे देख ही रहे हैं, सब जीरो टेम्परेचर था। स्टार्टिंग में -9 था, उसके बाद -7 -6 फ्लक्चुएट करता था। तो हम सारे अपने साजो सामान जो होते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हमको कैसे सर्वाइव करना है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट टीम होती है हमारी, स्टार्टिंग फ्रॉम ईटिंग मटेरियल्स टू आवर इक्विपमेंट्स टू आवर क्लोथिंग। सो वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट। बट वहां रहने वहने के लिए आप लोग क्या टेंट वेंट लगा के रह रहे थे जैसा कि आप लोग बाकी जगहों पर? हालांकि देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ये टर्की में जो हुआ है उसके बाद अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि पहले अमेरिका पहुंचाया करता था फर्स्ट एड सबसे पहले या सहायता सबसे पहले, अब हिंदुस्तान सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाले देश में गिना जाने लगा है। और पूरी दुनिया में कहीं, चाहे नेपाल में हो, चाहे कहीं पर कुछ हो, कोई त्रासदी आए तो लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट 2 टीमें जहां पहुंची थी, तो हमारी वहां पहुंचने वाली फर्स्ट रेस्क्यू टीम थी। कितने लोगों की टीम थी? टोटल हमारा 151 का स्क्वाड था। जो टीम एनडीआरएफ का, और आर्मी के जवान जो थे वो अलग? आर्मी की उनका एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप था, वो दूसरी जगह सेटअप था, उनकी अलग टीम थी। और हमारी एनडीआरएफ की अलग टीम थी। एनडीआरएफ की 3 टीम्स में से 2 टीम्स स्टार्टिंग में एक जगह डिप्लॉयड थी और हमारी जो टीम इंडिया 12 को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारी टीम ये खताई प्रोविंस है, उसके अंताकिया सिटी में, जो कि वहाँ पे वर्स्ट अफेक्टेड था। ऑलमोस्ट 2.5 लाख की पॉपुलेशन थी और सारे लोग रोड पे आ गए थे। ऐसी कंडीशन थी, नोबडी। 1.5 लाख लोग सड़क पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, इवन मोर देन दैट। सब लोग रोड पे टेंट में रहते थे। तो हम लोग अपना खुद का टेंट कैरी करते हैं जहां भी जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं ऑल रिस्पेक्ट में। तो हम 1 घंटे में तो पुल बना देते हैं, बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बना देते हैं 1 घंटे में। मुझे लगता है 1 घंटे से भी कम वक्त में बना देते हैं। मैंने तो देखा था तपोवन में, जब एनडीआरएफ के जवानों के साथ मुझे मौका मिला था, थोड़े दिन वहां पर काम कर रहे थे एनडीआरएफ के जवान, जब उत्तराखंड में तपोवन की त्रासदी आई थी, तो मैं देख रहा था कि कैसे एनडीआरएफ के जवान पलक झपकते ही तस्वीर बदल देते हैं। पलक झपकते ही कोई अगर कहीं फंसा हुआ है तो उसको निकाल कर ले आते हैं। सुषमा जी, आपके क्या तजुर्बे रहे? हमारी महिला ब्रिगेड जो थी वो वहां पर क्या कर रही थी? सर, हमारी महिला ब्रिगेड हर जैसे साइट पे जाते थे ऑपरेशन सर्च रेस्क्यू में, तो उसमें साथ ही जाती थी। आने के बाद सर वहाँ से जो वहाँ के और काम होते थे उनमें भी करती थी। और सर खाना बनाने में भी हम सब मिलकर इकट्ठा खाना बनाते। क्यों खाना बनाती थी आप लोग सब मिलकर इकट्ठे? तो क्या क्या बनाती थी खाना? यहाँ पे सब नॉन वेज खाते थे, तो हम और ज्यादातर वेजिटेरियन है, तो इसलिए। आप भी वेजिटेरियन है?
अरे भाई कमाल हो गया। बताइए, टर्की में ऑपरेशन चल रहा है और वेजिटेरियन हमारे भाई लोग पहुंच गए वहां। यस सर, तो उसमें हम सब मिलके ही बनाते थे। लोगों को देखकर उन्हें लगा हो कि आप आ गई हैं तो समझ लीजिए फरिश्ता आ गया है। यस सर, एक वाक्य था, हम ऑपरेशन साइट पे गए हुए थे तो एक महिला की फैमिली अंदर फंसी हुई थी, तो हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी लाइव विक्टिम को देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लाइव विक्टिम को निकालें, लेकिन हमें सर्च से पता चल गया था कि उसके जो फैमिली मेंबर्स फंसे हुए हैं वो सभी अनफॉर्चुनेटली डेड कर गए हैं। तो उस महिला का हम लोग वो सारे छोड़ के लाइव विक्टिम के लिए दूसरी साइड पर जा रहे थे, लेकिन वो महिला हमारे पास आई और उन्होंने अपने दर्द को हमसे बताया। हालांकि हम उसकी लैंग्वेज, महिला होने की वजह से महिलाओं को लगता है कि हमारे दर्द को बेहतर कोई महिला समझ, हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए, लेकिन उसकी भावनाएं समझ रहे थे वो क्या कह रही है। और हमारे साथ जो ट्रांसलेटर था उसने फिर उसको ट्रांसलेट करके बताया कि ये कहना चाह रही है कि आप अभी थोड़ी देर और रुकिए और इनको निकाल दीजिए। फिर हमारे सर थे, तलवार सर ने वहां उस ऑपरेशन को जारी रखा और उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स वहां फंसे हुए थे उनको सेफली बाहर निकलवाया। मैं अब जल्दी से, क्योंकि अब वक्त थोड़ा सा कम बचा है, जल्दी से मैं बाकी लोगों के पास भी आ जाता हूं। अतुल कुमार, आप भी वहां पर मौजूद थे और आपका चेहरा मोहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि हाथ डाल के सीधे निकाल लेते होंगे किसी फंसे हुए व्यक्ति को आप तो। जी बिल्कुल, हम एक साइट पे काम कर रहे थे और वहाँ पर ऐसी अप्रोच बनाई हमने कि अंदर जाके हमें काम करना पड़ रहा था, और जहाँ वहाँ पर जो अंदर उनके घर के जो साजो सामान थे, मतलब जैसे सोफा हुआ, बेड हुआ, तो उनको रस्सी में बांध के हम बाहर खींच रहे थे। तभी हम जब अंदर जाते थे तो भूकंप के झटके आ रहे थे, तो वहाँ की लोकल पब्लिक जो थी उन्होंने भी हमारा भी थोड़ा समझा, तो जैसे भूकंप के झटके आते थे वो शोर मचाते थे, वैसे हमारा भी एक लुक में। कितने दिनों तक भूकंप के झटके आते रहे? लगातार आते रहे। लगातार आते रहे। जी। और कितने दिन आप लोग रहे? हम लगभग 11 दिन, जो टर्नओवर था वो 11 दिन रहे हम, आने जाने का लगा। 11 दिन आप लोग रहे। कितने लोगों की आप लोगों ने जान बचाई होगी? कितने लोगों की जान आप लोग चाहकर भी नहीं बचा पाए होंगे, क्योंकि जब तक आप लोग पहुंचे तब तक उनकी सांसें छूट चुकी थी? सर वैसे लाइव तो 2 निकाले थे, 2 बच्चियां निकाली थी हमने, लेकिन करीब 85 डेड बॉडी निकाली थी वहाँ पे। लेकिन सर मेन जो वो था, जैसे हम डेड बॉडी वगैरह निकालते थे, जिस भावना से वो लोग देखते थे ना, वो एक तरीके से दिल को छूती थी। बुरा तो लगता था ये हालत देख के, लेकिन जब वो देखते थे मुस्कुराते थे और फिर बाद में ऐसे करके थिसिकुला बोलते थे सर, वो थैंक्स को। थिसिकुला, हाँ, टर्किश में थिसिकुला बोलते हैं। सर वो दिल को छूता था उस टाइम पे, जब वो झुक के बोलते तो ऐसा लगता था कि अब हम यहाँ इतनी दूर आए हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए, तो सर ये मान लो कि दिल को छूने वाला पल हुआ करता था कि आज भारत का नाम हम यहाँ पे आके रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, यही था। जी सर, बिल्कुल यही था सर। वो लोग हमारे लिए को बहुत थैंकफुल बोलते थे और बहुत हमको देखकर बहुत खुश होते थे कि आप लोगों ने हिंदुस्तान से आप लोग आए और हमारी जान बचा रहे हैं, तो वो लोग हमको बहुत खुश होते थे हमें देख के। जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आप लोगों की मुलाकात हुई। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो सबसे पहले, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि जहां भी जरूरत हो वहां हमारे लोग खड़े होने चाहिए, और हमने इस बार करके भी दिखाया। आप लोग लौटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जब हम लोगों का स्वागत किया, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में हम लोगों की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि हम आगे भी इसी तरह के ऑपरेशंस करते रहेंगे और देश का मान और सम्मान बढ़ाते रहेंगे। अग्रवाल जी के बारे में मुझे आपकी टीम के लोगों ने बताया कि आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, और ये क्योंकि मौका भी खास है। हालांकि ऐसे वक्त से, ऐसी जगह से आप लोग निकल कर आए हैं जहां बहुत दर्द था, बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन देश लौटकर शिवानी आज क्या कहना चाहती हैं 2 लाइन में? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए, वक्त निकालने के लिए, क्योंकि आज मौका ऐसा था कि ये पूरा जो कार्यक्रम है ना, देखिए कार्यक्रम का नाम धरती पुत्र है, और आप लोगों से बड़ा धरती पुत्र हो नहीं सकता, आप लोगों से बड़ा हीरो इस मुल्क के लिए कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। धरती पुत्र के इस खास और स्पेशल शो में आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। विदेश मंत्री ने